ओके, देखिए, आज के मेन टॉपिक पर जाने से पहले एक एक मेजर टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं उस चीज को। और वो डायरेक्टली कनेक्टेड आपके आज के टॉपिक जो है पीसीओएस उससे। आपने दो डिजीज के नाम सुने होंगे, एक क्रोनिक डिजीज, दूसरा एक्यूट डिजीज। क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज में फर्क क्या है? एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जबकि एक्यूट डिजीज है वो अभी हो गई, ठीक है, और आपको उसको अभी ही ट्रीट करना पड़ेगा। लाइक फीवर, अगर किसी को फीवर आज हुआ है तो क्या सोचेगा, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे 1 साल के अंदर ठीक हो जाएगा या 2 साल के अंदर ठीक हो जाएगा। नहीं। हार्ट अटैक, अगर किसी को अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाए तो क्या मेरी फैमिली वाले वेट करेंगे, चलो ठीक है, साल भर में 2 साल भर में मेरा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, वो इमीडिएट आपको एक्शन वहां पर लेना पड़ेगा, जो भी उस चीज के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं क्रोनिक डिजीज की बात करूं, लाइक अगर किसी को डायबिटीज हो गई या फिर हाइपोथायरायडिज्म हो गया या फिर पीसीओएस वगैरह हो गया, क्या उसके लिए जरूरी है कि इमीडिएट ही एक्शन लिया जाए कि आज के आज ही करना है, अदरवाइज काफी लेट हो सकता है? ऐसा नहीं है क्रोनिक डिजीज के केस में, वहां पर एक सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। अब डिफरेंस ये समझना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा, और आप सोचना भी इस चीज के बारे में कि जितनी भी एक्यूट डिजीज हैं हमारे पास लगभग सबका इलाज है। सोचो किसी भी बीमारी के बारे में, सोचो अपने माइंड में, जो एक्यूट है, जिनका उसी टाइम पर ट्रीटमेंट करना जरूरी है, लगभग सभी बीमारियों का हमारे पास कोई ना कोई मेडिकल में सोल्यूशन है, कुछ ना कुछ है हमारे पास। लेकिन जब बात आपकी क्रोनिक डिजीज की आती है, लाइक डायबिटीज, हाइपोथायरायडिज्म, पीसीओएस, पीसीओडी, या फिर आपके कैंसर, या जितने भी इस तरह की डिजीज है, क्या हमारे पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है उस चीज का कि भाई आप ये मेडिसिन खा लो और आप ठीक हो जाओगे? किसी भी क्रोनिक डिजीज का, ज्यादातर क्रोनिक डिजीज का हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसा क्यों होगा? सोचना इस चीज के बारे में कि जो एक्यूट डिजीज हैं उनका हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास मेडिसिन हैं, हमारे पास सर्जरीज हैं एंड एवरीथिंग। लेकिन जहां पर बात आती है क्रोनिक डिजीज की, उनका हमारे पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है ही नहीं। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कह सकता भाई आप ये मेडिकेशन खा लो और आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएंगी, आपका ब्लड शुगर लेवल ठीक हो जाएगा परमानेंटली। कोई आपका डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि आप ये मेडिसिन खा लो, इससे आपका हाइपोथायरायडिज्म या फिर हाइपरथायरायडिज्म ठीक हो जाएगा। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप ये मेडिसिन खा लो, इससे आपकी पीसीओएस ठीक हो जाएगी या पीसीओडी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका मेन जो रीजन है कि डिजीज एक एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं। बहुत सारी एक सिम्टम्स बन रहे हैं अलग अलग बॉडी के अंदर, और वो सारे मिलकर एक डिजीज बना रहे हैं। और उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर किसी को हाइपोथायरायडिज्म है तो उसके 1000 रीजन हो सकते हैं। उसका एक वेबिनार हमने ऑलरेडी कंडक्ट करा था कुछ टाइम पहले, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी के लिए फ्रीली एक्सेसिबल भी है, जो जाकर देख सकते हो बाद में। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। किसी को पीसीओएस है, जिसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आपको समझना ये होगा कि ये मैक्सिमम डिजीज जो आपकी क्रोनिक डिजीज है वो आपके लाइफस्टाइल से काफी हद तक कनेक्टेड है। जो आपका लाइफस्टाइल है उससे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उससे कनेक्टेड है। आपका लाइफस्टाइल उन चीजों को ठीक भी कर सकता है, बिगाड़ भी सकता है। लेकिन मेडिसिन, इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉर योर हाइपोथायरायडिज्म, तो आपको मेडिसिन के नाम पर दो ही दवाइयां मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर हाइपोथायरायडिज्म में जो देते हैं, थायरोक्सिन एंड थायरोनोम, आई गेस यही नाम है इंडिया में। पूरे इंडिया के अंदर बस यही बिकते हैं, कहीं पर भी पूछ लो। इस चीज को भी हाइपोथायरायडिज्म है, उसको दो मेडिसिन मिल जाती हैं, दो दो में से कोई एक, थायरोनोम या फिर थायरोक्सिन। अगर यहाँ पर किसी को हाइपोथायरायडिज्म रहा है या उसकी फैमिली में किसी को रहा तो उसको पता भी होगा कि इन दो मेडिसिन में कोई एक मेडिसिन मिल गई होगी। लेकिन क्या वो मेडिसिन आपको हील कर रही हैं, ट्रीट कर रही हैं, या फिर वो सिम्टम्स को सिर्फ उधर सप्रेस करके रखा हुआ उन्होंने? आपके सिर्फ जो सिम्टम्स हैं उनको दबा दिया कि जब तक आप मेडिसिन खा रहे हो आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, फील बेटर। बट जैसे ही आप वो मेडिसिन को छोड़ते हो, क्या होता है? दोबारा से वही सब चीजें स्टार्ट। तो क्या वो इलाज है? अगर मुझे फीवर हो गया, ठीक है,
और मैंने कोई मेडिसिन खाई वहां पर, मैंने पैरासीटामोल खाई या कुछ भी खाया मैंने वहां पर, क्या मुझे पूरी लाइफ वो मेडिसिन खाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है मेरे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए? अगर ऐसा हो तो फिर तो हर चीज के लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी, खांसी के लिए, जुकाम के लिए, पूरा लाइफ सिर्फ हम लोग दवाइयाँ खाते रहेंगे, है ना? तो जो मेडिसिन है, जो क्रोनिक डिजीज के अंदर, वो सॉल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, जब तक उसको यूज कर रहे हो। और इवन इन वर्स्ट केसेस, आपको जहां पर पहले 25 mg से आपने स्टार्ट किया, वहीं पर अब आपको 50 mg कुछ टाइम बाद यूज करना पड़ेगा। देन आपको 100 mg, मे बी 125 mg, मे बी 150 mg इन अ डे, ऐसा भी होता है। तो ये सॉल्यूशन हुआ कैसे? ये सॉल्यूशन है ही नहीं। ये वेबिनार एक सिर्फ एजुकेशनल वेबिनार है। हमारा जो मकसद जो मेडिसिन है उनको रिप्लेस करना नहीं है। मेडिसिन के साथ आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर क्या चेंज लेकर आ सकते हो, अपनी डिजीज को बेहतर तरीके से समझने के बाद। अभी ये कोविड का चल रहा है सभी को, तो क्या कोविड की मेडिसिन बिना उस वायरस को समझे ही बना दी गई, या पहले उस वायरस को समझा गया कि बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है, और उसको किस तरीके से अपन ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद ही उसकी एक जो भी एक वैक्सीन वगैरह आई। तो इसी तरीके से जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी बीमारी क्या है, ठीक है, तब दूसरा आप सोल्यूशन क्या करोगे? तो आज का जो हमारा रहेगा कंसर्न सारा ये समझने के ऊपर रहेगा, ये सीखने के ऊपर रहेगा कि जो पीसीओएस जो डिजीज है, और ऐसे से एक कॉम्बिनेशन है डिजीज का, उसको बेहतर तरीके से हम समझ सके और एक राइट स्टेप ले सके मेडिसिन के साथ। जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, डॉक्टर आपको जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसमें मेरी कोई कमेंट नहीं होगी, यूज करना है नहीं करना है, क्या डोसेज लेनी चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। एजुकेशन वेबिनार है तो इसको सिर्फ उस तरीके से ही देखेंगे, बीमारी को समझेंगे, देन हम क्या कर सकते हैं अपने एंड से। गुड, ओके। तो आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। एंड आई गेस सबको क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज के बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, और क्या इनके अंदर फर्क है और क्यों ये जरूरी है इसको समझना, वो सारी चीजें। अब पीरियड्स, काफी ना बात करने वाला टॉपिक इंडिया के अंदर, जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, चुप रहो, है ना? और अगर पैड्स भी लाने हो तो ब्लैक पॉलीथीन एंड ऑल। लेकिन ये एक स्टीरियोटाइप क्या हम जो बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प कर रहा है, या उल्टा दबा रहा है, या उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है? इस बीमारियों के बारे में बात ना करना, मेरे ख्याल से उल्टा है ना। जिस सेकंड जो बताया मैंने वो है ना, कि चांसेस बढ़ रहे हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ, या फिर आप जानते हो, अब मुझे पता है मालूम है मेडिकल इस चीज के बारे में, लेकिन मैं मेरी सिस्टर या मदर से इस चीज के बारे में बात नहीं कर सकता, तो इसको ट्रीट कैसे करूंगा? यहाँ पर मान लो अभी अमरुत है, ठीक है, अमरुत की वाइफ को तो चलो बात पूछ ही लेगा वो, किसी और को एक फैमिली में है, कोई भी एक कजन है या कोई भी, उनको ना पीसीओडी है, पीसीओएस है, और लेकिन वो चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, उनको पता है मगर उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकते वहां पर हेल्प। तो सबसे पहले तो जो ये एक थॉट है, हमारा थॉट प्रोसेस है, हम इंडियंस का बेसिकली, जिसमें हमारे पाकिस्तानी भाई और बांग्लादेशी भाई भी आते हैं, अफगानिस्तानी सभी लोग, तो हमें थोड़ा सा ना सोचने का तरीका जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा हमें इन चीजों को लाइक अदर डिजीज, जैसे बेसिक किसी को बुखार होता है या फिर किसी को कोई और डिजीज होती है, उसी तरीके से पीसीओडी पीसीएस वगैरह को लेना चाहिए, है ना? तो वी शुड टॉक अबाउट इट, ठीक है। पीरियड्स क्यों होते हैं? पीरियड्स सबसे पहले थोड़ा सा वो समझना जरूरी है। देखो भाई, पीरियड्स फीमेल्स के लिए बेहद जरूरी है, और उनका रेगुलर बेसिस पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब रेगुलर बेसिस का मतलब क्या? एक 28 डेज के 30 डेज की परफेक्ट जो है आपकी साइकिल होनी चाहिए फीमेल्स की? नहीं, ऐसा भी नहीं है, फ्लक्चुएशंस होती हैं। यू कैन से अराउंड
3 वीक्स से 5 वीक्स की आपकी ये एक साइकिल होती है। अगर आपका जो पीरियड्स है, आपका साइकिल है, वो हर 21 से 35 दिन के बीच में आता है, इट्स फाइन। जरूरी नहीं कि वो पिछले महीने 25 के आपके पीरियड स्टार्ट हुए थे तो इस महीने भी आपको एग्जैक्ट 25 से ही होने चाहिए। वो 22 या 28 या 30 नहीं हो सकता। अगर इतना डिफरेंस है, दैट्स क्वाइट कॉमन, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बार बार इस विंडो को क्रॉस कर रहा है, या उससे पहले आपके पीरियड्स आ रहे हैं या उसके बाद में पीरियड्स आ रहे हैं, तो क्या फिर ये नॉर्मल है? नहीं, फिर ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर कुछ रीजंस हो सकते हैं इसके ऐसा होने के, जहाँ पर आपको इसको लाइटली नहीं लेना है और डेफिनेटली आपको कंसिडर करना होगा कि डॉक्टर से मिलो किसी, और देखने की कोशिश करो कि इश्यूज चल क्या रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है डॉक्टर्स के साथ भी, कि हम लोग मेडिसिन हर चीज के अंदर, अगर एक बीमारी होगी तो आप ये मेडिसिन ले लो, आप दूसरी बीमारी होगी तो ये मेडिसिन ले लो। तो जहां पर आपका ये पीरियड्स के जैसे अगर आपको इश्यूज मिलते हैं, देखते हो आप यहाँ पर कि इरेगुलर जो पीरियड्स के चल रहे हैं, डॉक्टर के पास आओगे एंड दे विल कम सम मेडिसिन एंड ऑल। मेडिसिन के अंदर नहीं जाऊंगा कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या डोसेज एंड एवरीथिंग, वो डॉक्टर्स का काम है, दे नो बेटर, और वो वही करेंगे। मेरा काम एजुकेट करना है। सो आई एम डूइंग दिस ओनली। ठीक है। तो डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दी एंड देन व्हाट, दे विल से कि ठीक है, आप जब तक ये मेडिसिन लो, जब तक आप बेबी कंसीडर नहीं कर रहे हो, है ना, और जब आप बेबी कंसीडर करोगे देन वी विल चेंज मेडिसिन एंड एवरीथिंग। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन हुआ इस बीमारी का? क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स होना बीमारी ही है, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है इस चीज का? मेरे ख्याल से तो नहीं है। क्या सारे लाइफ मेडिसिन के ऊपर रहना सॉल्यूशन है किसी भी बीमारी का? जी नहीं। वो सॉल्यूशन कहाँ है? वो तो आप इसको और वर्स्ट बना रहे हो उस टाइम के साथ। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जब मेडिसिन छोड़ो और देन आप फैमिली प्लानिंग करो, बेबी कंसीडर करने के लिए जाओ, और आपको पता चले कि आपकी फर्टिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, then what? किसको ब्लेम करेंगे? उस डॉक्टर को, या खुद को, या सबसे पहले जो इसके ऊपर ब्लेम डालते हैं भगवान के ऊपर, वही तो करेंगे ना। लेकिन अगर वहीं पर ही आप चीजों को समझने की कोशिश करते कि पीसीओडी पीसीओएस ये चीज है क्या, और क्या सिर्फ एक जो बेसिक सा टेस्ट फीमेल्स यहाँ पर जानती होंगी कि एक बेसिक से एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड का, क्या सिर्फ अल्ट्रासाउंड में अगर आपको सिस्ट दिख गई ओवरीज के अंदर, देखो ओवरीज के अंदर ना सिस्ट होती हैं, सभी फीमेल्स के ओवरीज में होती हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन उसके अंदर अगर ज्यादा सिस्ट आपको मिलती हैं तो उसको ना हम लोग पीसीओएस की कैटेगरी में डाल देते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्ट, पॉली तो लोग यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, बायोलॉजी पढ़ चुके होंगे, पता होगा पॉली POLY का मतलब होता है मैनी। पॉलीसिस्टिक यानी कि मैनी सिस्ट, बहुत सारी सिस्ट है जो है आपके ओवेरी के अंदर, जो है उस टाइम पर अवेलेबल है, प्रेजेंट है उस टाइम पर। तो अगर सिर्फ आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें आपको पॉलीसिस्टिक जो सिंड्रोम देखने को मिला, तो क्या आप पीसीओएस की कैटेगरी में आ सकते हो? इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। सिर्फ ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप जज नहीं कर सकते कि कोई फीमेल वहां पर पीसीओएस की कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं या नहीं। कुछ और चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी होंगी साथ में, ये जज करने से पहले कि दैट पर्टिकुलर फीमेल इज डायग्नोज्ड विद पीसीओएस और नॉट। अगर वो सभी पैरामीटर्स के अंदर आप आते हो, देन यू कैन से ओनली कि हाँ पीसीओएस है। और देन उसके बाद की कहानी वहां पर सिर्फ खत्म नहीं होती, उसके बाद कहानी शुरू होती है कि उस पीसीओएस का मेन रीजन क्या है। देखो बीमारी हो गई, लेकिन उसका रीजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग तो ट्रीटमेंट होगा ना। रीजन क्या है पता नहीं, बस अब फीवर है, फीवर कोविड की वजह से है, या आपको ठंड लग गई है, या किसी और एक बेसिक इन्फेक्शन है, किस वजह से है फीवर, उसके अकॉर्डिंग ही तो इलाज होगा ना। या बस अगर फीवर है तो भाई पैरासीटामोल ही खानी है, अगर पीसीओएस है तो ये पर्टिकुलर मेडिसिन ही खानी है, एंड दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है। आप किसी भी बीमारी का हमेशा ना एक रीजन जानने की कोशिश करो, तो ही आप उसको बेटर तरीके से ट्रीट कर सकते हो।
अदरवाइज आप सिर्फ एक अंधेरे में तीर लगा रहे हो, जिसके लगने के चांसेस बेहद कम है। ठीक है। फिर इसके साथ एक चीज होती है, ओव्यूलेशन। OVULATION। मतलब बेसिक सा क्या, अ, हर महीने ओवरीज के अंदर एग्स बनते हैं, है ना, पता होगा आप लोगों को। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें, ज्यादा डीप अगर जाने की कोशिश करें तो लंबा बहुत खींच जाएगा और चीजें माइंड के ऊपर से ज्यादा जाएंगी। खाली पीसीओएस के अंदर ही हमें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं अगर हम इसको बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स में समझाने की कोशिश करेंगे तो ओवरीज के अंदर आपके एग्स बनते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं एंड देन बेबी बनता है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। और हर महीने ये एग्स बनते हैं एक तरीके से बस्ट हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं ओवरीज के अंदर। ये सारी चीजें होती हैं हर महीने। अब ये फोलिकल्स जिनको बोलते हैं, जिनको जो बाद में एक मैच्योर एग बनता है, तो उन फोलिकल्स ना आपके ओवरीज के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लगभग 12, 18, 20, 25 होते हैं। और खासकर जब आप टीनेजर से आपके जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पर इवन ये ज्यादा होते हैं। और जो भी फीमेल्स उनको पता होगा कि एक टीनेज एज में जब उनके पीरियड्स पहली बार स्टार्ट हुए थे तो वो कोई 20, 25, 30 दिन के नहीं, कई बार 40, 45, 50 दिन के भी जाते थे। तो ये नॉर्मल है, इट्स क्वाइट नॉर्मल ऐसा होना। वो डिले नहीं है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। लेकिन अगर आपकी एज, आपको कई साल हो गए हैं उस एज से निकले हुए, एंड देन उसके बावजूद भी आपके जो पीरियड्स हैं वो बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, बार बार डिले होते हैं, या फिर बार बार बहुत जल्दी आ जाते हैं, या फिर जो आपके पीरियड्स हैं वो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, ब्लीडिंग बहुत लंबे टाइम तक रहती है, तो डेफिनेटली वहां पर कुछ इश्यूज जरूर है। ठीक है। तो नॉर्मल ओव्यूलेशन में होता क्या है भैया आपका, कि जो फोलिकल्स है ना उनमें से कोई एक एक तरीके से बड़ा हो जाता है और बाकी लोगों को डोमिनेट करता है, और फिर वो आगे जाकर मेल स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज करने के लिए रेडी होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल केस में नहीं है तो क्या होगा कि एक डोमिनेट नहीं करेगा और लगभग सारी ही जो फोलिकल्स हैं आपकी, वो सारी उनका साइज बढ़ने लग जाएगा। तो वहां पर क्या होगा कि मैनी सिस्ट बन गई, मैनी फोलिकल्स। ठीक है। तो फिर वो वहां पर जाकर आपके इश्यूज है क्रिएट करना स्टार्ट करता है। तो बेसिक सा एक इसका मैं ब्रीफ में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ थोड़े तरीके से, तो इस तरीके से कुछ आपकी जो ओवेरीज के अंदर सिस्ट बनना स्टार्ट होती है। सिस्ट तो ऑलरेडी है, फॉलिकल्स तो ऑलरेडी हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी एक महीने ऐसा हुआ तो हर महीने ऐसा हो, क्या ये जरूरी है? ऐसा भी नहीं है। तो इसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक करना बेहद जरूरी है। आप एक महीने की फ्लक्चुएशन की वजह से या 2 महीने की फ्लक्चुएशन की वजह से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई पीसीओएस या पीसीओडी है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है चीजों को एक तरीके से डिसाइड करने के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है भी या नहीं। गुड। यहाँ तक सबको इजी समझ में आ रहा है या मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ गाइस? ओके सर, समझ में सर क्लियर है, समझ आ रहा है सर अभी तक तो। हम्म। ठीक है। ओके भाई। अब जो ये ओव्यूलेशन होता है जरूरी क्यों है? बेहद जरूरी है फॉर फीमेल, बेहद जरूरी है। सिर्फ बेबी प्लानिंग एंड एवरीथिंग उसके लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर ये प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो आपके कुछ हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं हो पाएंगे, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो आपके फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन है यहाँ पर। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नाम सुना होगा लगभग सबने। एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन। देन वी हैव टेस्टोस्टेरोन, दैट इज योर मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल जो हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन, एंड देन वी हैव प्रोजेस्टेरोन, वो उतने हायर अमाउंट में नहीं बन पाएंगे। और इन दोनों का ही बहुत एक हाई इम्पैक्ट है आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के ऊपर, आपकी बोन हेल्थ के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर, आपके मूड के ऊपर एंड एवरीथिंग। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो ये हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से बनेंगे नहीं, ये बनेंगे नहीं, प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो आपकी जो ये सारी चीजें थी वो वहां पर सफर करेंगी। तो जो फीमेल्स यहाँ पर हैं और जिनको पीसीओएस या पीसीओडी है, वो डेफिनेटली इस चीज से, ओके ठीक है नितिन, इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये सब चीजें उनके साथ होती हैं।
और ये होगा, क्योंकि अगर वो एक एक दीवार ना ईंटों से बनती है और ईंट ही नहीं है तो दीवार बनेगी कैसे? ठीक है, तो ये सारी चीज आपको वहां पर कंसिडर करके चलनी है। अब जैसे आपका मूड, आपके मूड के लिए आपका जो खासकर जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, अब एस्ट्रोजन के भी 3 तरह के टाइप होते हैं। उनमें से जो E2 आपका एस्ट्रोडियोल होता है वो ज्यादा इधर अपन कंसीडर करते हैं सब चीजों के लिए। वो आपकी एक एक्टिव फॉर्म है काइंड ऑफ एस्ट्रोजन की, तो बाकी सभी फॉर्म्स के ऊपर नहीं जाएंगे, एस्ट्रोडियोल के समझेंगे से उसको मैं एस्ट्रोजन ही बोलूंगा यहाँ पर E2 को। अब बेसिकली अगर टेस्ट भी कराते हो एस्ट्रोजन के लिए तो बेसिकली E2 नाम का एक एस्ट्राडियोल करके टेस्ट होता है, वही कराते हो। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन है यही आपके जो बाकी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, लाइक डोपामिन, लाइक ऑक्सीटोकिन वगैरह, सेरोटोनिन वगैरह, उनका काम, उनको रेज करने का काम एक तरीके से करता है। अगर यही नहीं है तो उनका लेवल हाई कैसे जाएगा? अगर उनका लेवल हाई नहीं जाएगा तो उनका मूड कैसे अच्छा होगा? ठीक है, वो कहते हैं ना केमिकल लोचा, प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ सब केमिकल लोचा है। हाँ, तो केमिकल लोचा होगा कैसे? ये आपके हॉर्मोन्स बनेंगे कैसे? तो केमिकल लोचा होने के लिए ये आपके हॉर्मोन्स का अच्छे तरीके से वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। देन वी हैव प्रोजेस्टेरोन, जो आपको एक तरीके से रिलैक्स, हमें एंग्जियस फील होने से बचाता है, एक तरीके से हमें काम डाउन करता है वहां पर, तो उसका होना भी बेहद जरूरी है। तो इस तरीके से आपके ओवरऑल अगर आपका मूड जो है खराब रहता है वहां पर, तो आपको डेफिनेटली देखना होगा बेवजह बेवजह मूड खराब रहता है वहां पर, कोई रीजन नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन बट स्टिल यू फील एंग्जियस और आपको थोड़ा सा एंगर इश्यूज ज्यादा रहते हैं और आप रिलैक्स फील नहीं करते, तो मे बी आपको देखना होगा कि क्या आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ आपको कुछ इश्यूज हैं। देन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म देखो, अगर बेसिक सा इसको समझाने जाऊं तो ये समझ लो मेटाबॉलिज्म का मतलब कि हम कितना खाकर अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को। हाई मेटाबॉलिज्म यानी कि मैं ज्यादा खाकर अपना लो वेट मेंटेन कर सकता हूँ। लोअर मेटाबॉलिज्म यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म यानी कि मुझे बहुत कम खाना पड़ता है अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। तो अब यहाँ पर फीमेल्स के साथ ये भी है कि अगर आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो लो है, ठीक है, तो वो भी आपके वेट मैनेजमेंट को एक तरीके से आपका वेट जो मैनेजमेंट है उससे सफर करेगा और आपका वहां पर जो है वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपका जो एस्ट्रोजन है, इंसुलिन, अब यहाँ पर एक दूसरा हार्मोन आता है इंसुलिन, लगभग सबने सुना हुआ इंसुलिन का नाम, जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ऐसा समझ लो कि आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक बर्तन है जिसके अंदर शुगर को डालना है। इस शुगर को उसमें डालने के लिए एक अपने पास एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, बेसिक से इसको इस तरीके से समझते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगर आपका एस्ट्रोजन ही नहीं है तो ये इंसुलिन आपका बनेगा तो जरूर, लेकिन उस शुगर को उस कंटेनर के अंदर डाल नहीं पाएगा। ठीक है, उसको बहुत सारा इंसुलिन लगेगा उस काम को करने के लिए, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आपका एस्ट्रोजन लो है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि डायबिटिक होने के चांसेस आपके वहां पर बढ़ जाते हैं। और अगर वो उधर सेटल नहीं होगा शुगर, तो डेफिनेटली वहां पर वो वेट गेन करने में आपका एक रीजन बनेगा। देन दूसरे एंड पर हमारे पास प्रोजेस्टेरोन होता है, जो आपका थायराइड जो हार्मोन है उसको रेगुलेट करता है। अब थायराइड का बहुत बड़ा रोल है आपके वेट गेन या वेट लॉस होने में। ठीक है, तो उसके लिए आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि जो हमारा थायराइड के ऊपर वेबिनार था उसको आप यूट्यूब पर जाकर जरूर देखो। एंड कबीर या नितिका आपको ना उसका लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर। गुड, कबीर, नितिका, ये वेबिनार खत्म होने के बाद प्लीज जो थायराइड वाला जो टॉपिक था हमारा वेबिनार था वो शेयर कर देना ग्रुप के अंदर। ठीक है सर? हाँ जी। देन बोन हेल्थ, हेयर हेल्थ, ये सारी चीजें आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है। देन हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपका एस्ट्रोजन डाउन है वहां पर तो भी कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आएंगे वहां पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ये जो मेन हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई भाई, ये तो प्रॉब्लम्स की बात हो गई। इसका करे क्या फिर? पता कैसे लगाए कि पीसीओएस है या नहीं है? दूसरी चीज, अगर पीरियड्स तो रेगुलर आ रहे हैं लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, इसके लिए ना कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, कोई बॉडी टेम्परेचर वगैरह टेस्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट वगैरह होता है। आप वो टेस्ट भी जाके अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं ये टेस्ट कराऊं ताकि पता चले कि जब मेरा ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन उसके साथ ओव्यूलेशन हो रहा है
है या नहीं हो रहा है, यानी कि जो एग्स है वो सही तरीके से वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हाँ आपकी ब्लीडिंग तो सही हो रही है, दैट्स गुड, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो आपको तो लगता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो डेट है वो रेगुलर है वो सब कुछ, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। तो वंस इन अ व्हाइल, वंस इन 6 मंथ और अ ईयर, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट। गुड। तो एवरी फीमेल उनको जरूर जाना चाहिए उस टेस्ट के लिए। तो अगर आपको वहां पर प्रॉब्लम है जी। टेस्ट का नाम क्या होता है सर? आवाज आपकी ब्रेक हो रही बड़ी। टेस्ट का नाम सर? हाँ जी। टेस्ट का नाम सर? जो जो टेस्ट वगैरह है वो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। जो भी मेडिसिन हैं या टेस्ट वगैरह है आपके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे और उनके अकॉर्डिंग आप जाओगे वहां पर के। अमृत, गुड। ठीक है भाई। अब कुछ केसेस में जो है पीरियड्स रेगुलर नहीं रहेंगे, वो जो काफी ऑब्वियस से रीजंस है। लाइक अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो भी जो आपके पीरियड्स है रेगुलर नहीं होंगे, पीरियड्स होंगे नहीं ऑब्वियसली, उसका बेसिक सा रीजन पता है सभी को। अगर टीनेजर हो आप तो आपके जो पीरियड्स है तब भी रेगुलर नहीं रहेंगे, जिसमें अभी बताया था कि टीनेजर्स के जो जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं उस टाइम पर क्या होता है कि जैसे एक आपके नॉर्मली तो 30 से 35 दिन के अंदर आपके जो साइकिल स्टार्ट होनी चाहिए, वहीं पर ही आपके जो जब स्टार्ट आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, इनिशियल स्टेज होती है, तो वहीं पर वो 40 45 50 इवन 50 दिन तक भी वो जो है पुश हो सकते हैं। तो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा केस, अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, बर्थ कंट्रोल पिल्स का काम क्या है, वही तो है बेसिक सा कि भाई बर्थ ना हो, वहां पर वो जो आपका ओव्यूलेशन ना हो प्रॉपर तरीके से, एग ना बने, फर्टिलाइज ना हो। अब इश्यूज ये हैं कि फीमेल्स यूज करती तो है आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स, लेकिन ये सॉल्यूशन कम और बाद का फिर एक प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी लेकर आते हैं साथ में। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोग यूज करते हो और एवरीथिंग, बट बाद में ये एक बीमारी का कारण बन जाता है। मेरे पीछे म्यूजिक की आवाज तो नहीं आ रही ज्यादा किसी को? काफी लाउड म्यूजिक स्टार्ट हुआ है अभी यहाँ पर। थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी। मेरी आवाज ऑडिबल है ना अच्छे से सभी को? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है। मुझे काफी अच्छी खासी आवाज आ रही है, तो मैं गाने भी सुन रहा हूँ और लेक्चर भी दे रहा हूँ, दोनों चीज चल रही है। सो क्वाइट एंटरटेनिंग फॉर मी। ओके, तो अगर आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, ये बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह, तो वंस इन अ व्हाइल डेफिनेटली यू कैन कंसीडर, लेकिन अगर आप इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो वहां पर होगा क्या कि बाद में आपके लिए ये एक पीसीओएस का कारण बन जाएगा। आपके जो ओव्यूलेशन जो है जिसको आप रोक रहे थे अननेचुरल तरीके से, उसको फिर रीस्टार्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा, जो कोई नहीं चाहेगा मेरे ख्याल से। कुछ लोगों को थोड़ा सा उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली यहाँ पर कि जितना हो सके बर्थ कंट्रोल पिल्स से हमें दूर रहना चाहिए। अगर दूसरा केस अगर हमारा बनता है यहाँ पर, फोर्थ केस, अगर मेनोपॉज आप अपने 40s में हो, 50s में हो, तो वहां पर भी आपके पीरियड्स का इस तरीके से बहुत ज्यादा इरेगुलर होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। अब ना हमारे पास ना दो हार्मोन्स होते हैं, एलएच एंड एफएसएच। मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच एलएच ना। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड होती है, मतलब सभी ना हार्मोन जो ना ग्लैंड से निकलते हैं। ओवेरी भी एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, देन वी हैव थायराइड ग्लैंड, देन वी हैव एड्रिनल ग्लैंड। तो वी हैव सो मेनी ग्लैंड जहाँ से ना हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं वहां से और अपना जाकर फंक्शन करते हैं। हार्मोन्स को आप ये काइंड ऑफ ना एक सिग्नलिंग एजेंट मान सकते हो, जो सिग्नल देते हैं किसी काम को करने के लिए। तो इसी तरीके से एक हार्मोन होता है आपका एफएसएच। ठीक है, अब ये अगर आपके पास यू है मोर द हार्मोन एफएसएच जो स्टिमुलेट करते हैं आपके ओव्यूलेट को, आपका जैसे जैसे आप मेनोपॉज की एज पर जाते जाओगे 40s 50s, वैसे वैसे ये एफएसएच बढ़ता चला जाएगा
और ये ओवुलेशन को ना बहुत स्पीड से जल्दी अर्लियर जो स्पीड से नहीं, उसको अर्लियर बोलूंगा, अर्लियर वहां पर ट्रिगर करना स्टार्ट कर देगा। तो और फिर वहां पर आपके जो पीरियड्स हैं बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाएंगे। तो क्या उसका मतलब फिर यहाँ पर वो पीसीओएस है? जी नहीं, उस केस में भी पीसीओएस नहीं है उसका इंडिकेटर। देन आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो बेबी को, ठीक है, तो उस केस में भी आपका जो पीरियड्स है स्ट्रेस होते हैं। अब ये भी इसका भी ये जो मेन कारण है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से आपका एफएसएच सॉरी एफएसएच एंड एलएच निकलता है, वहीं से आपका एक हार्मोन और निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। देखो सारा गेम ना हार्मोन्स का है। और बेहतर होता कि अगर आप लोग लिख रहे थे सारी चीजें, क्योंकि मैं अपना व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करूंगा, अगर क्योंकि मैं उसको यूज करने के लिए निकल गया तो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैं उस चीज से बचूंगा। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन और होता है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अब ये रोकता है ओव्यूलेशन होने से, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये ज्यादा होता है, फिर बनता है आपका प्रोलैक्टिन। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल जो है हाई रहता है नॉर्मल से, जो ओव्यूलेशन को एक तरीके से रोकता है। लेकिन ये नॉर्मल है, विद इन 3 to 4 months 5 मंथ जो है आपका ये ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के बाद प्रोलैक्टिन अपने आप ड्रॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये ड्रॉप नहीं हो रहा तो वहां पर डेफिनेटली आपको फिर बाकी डिजीज के भी इश्यूज हो सकते हैं, लाइक थायराइड डिजीज हो सकती है, आपको एक स्ट्रेस आपका लेवल हाई रह सकता है, तो आपको वहां पर एक मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी। गुड। और मे बी किसी दिन हम प्रोलैक्टिन के ऊपर भी एक वेबिनार करें, अगर हमें लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, आप लोग उस चीज के बारे में सीखना चाहते हो कि प्रोलैक्टिन किस तरीके से हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। काफी काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से प्रोलैक्टिन, एक अलग ही टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीटली। सो या अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है, लाइक आपको थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म, यहाँ पर बेसिकली मैं स्पेसिफिकली उस चीज को मेंशन करूंगा, तो भी उसका एक रीजन हो सकता है। आप कोई और मेडिसिन यूज कर रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट ईटिंग इनफ, अगर आप बहुत ही कम कैलोरीज की डाइट पर हो, जो ज्यादातर होता है कि ना हम वेट लॉस करने के लिए बहुत ही लो कैलोरीज डाइट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि बेहद गलत है। एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, फ्री की टिप है, ले लो। आपका टोटल बॉडी वेट चेक करो, सर एग्जांपल लेता हूँ। हाँ जी, अंकिता जी का मैसेज आया है, देखना। हाँ जी, क्या मैसेज आया है? Yeah, Ankita, we will discuss something about exercise also, but let's finish this topic first, and then we will have a Q&A session. There we will discuss. Good? Exercise and dieting, something. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। डाइटिंग के बारे में अपन बात करें थोड़ी सी। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, जो हमारी एकेडमी में जो हमारा एक न्यूट्रिशन साइंस का जो कोर्स होता है उसमें बताते हैं सभी हमारी स्टूडेंट्स को। अपना टोटल बॉडी वेट चेक करो, मान लो 100 kg है, एग्जांपल के तौर पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए 100 kg लेकर चलते हैं। 100 kg आपका वेट है, आप उसमें से चेक करो आपका बॉडी फैट परसेंटेज। चेक करने के काफी सारे तरीके हैं, तो आप यूज कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो। देयर इज BC टेस्ट, देन वी हैव DEXA टेस्ट, देन वी हैव कैलिपर्स, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जिनका भी यूज कर सकते हो। आपने अपना बॉडी फैट परसेंटेज चेक किया, लेट्स अज्यूम दैट इज योर 30%, कि आपका 100 kg वेट है, उसमें से 30% आपका बॉडी फैट है। आपको क्या करना है, आपके टोटल बॉडी वेट में से उस 30% को माइनस कर देना है। तो ये बचा कितना? 100 kg का 30% इज 30 kg, एंड इफ वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 100 kg देन इट विल बी 70 kg ऑफ लीन बॉडी मास। जो फैट को हटाकर जो हमारे पास वेट बचा उसको बोलते हैं लीन बॉडी मास। तो आपका लीन बॉडी मास आया 70 kg यहाँ पर इस केस में। तो इस 70 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर्स आएगा उससे कम कैलोरीज आपको कंज्यूम नहीं करनी है किसी भी केस में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में। तो इस केस में यहाँ पर आता है 1400। अगर मैं वेट लॉस भी कर रहा हूँ और मेरे पास ये नंबर है मेरे खुद के लिए कि मेरा 100 kg बॉडी वेट है, मेरा 30% बॉडी फैट है, तो मैं 1400 कैलोरीज से नीचे अपने आप को पुश नहीं करूंगा, उससे कम कैलोरीज में कंज्यूम नहीं करूंगा टू लूज वेट। गुड। तो एक छोटा सा एक टिप है जो आप यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया अभी, या इसको दोबारा एक बार बोलने की जरूरत है?
सर रिपीट सर कर एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देता हूँ। मैं बोर्ड पर जाना नहीं चाह रहा हूँ वहां से एक्चुअली, तो मैं बच रहा हूँ इस चीज से। ओके, आपका टोटल बॉडी वेट, देन वी हैव फैट परसेंटेज, कि बॉडी में कितने परसेंट बॉडी फैट है। आपको क्या करना है, टोटल बॉडी वेट में से उस फैट के मास को माइनस कर देना है। ठीक है, अगर मेरा टोटल बॉडी वेट 70 kg है और मेरा 20% बॉडी फैट है, तो 70 का 20% कितना हो गया, 14 kg। तो मैं 70 में से 14 kg को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना बचा है यहाँ पर, आई गेस 56 kg, या 56 kg। तो इस 56 नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। तो जो नंबर निकल कर आएगा, कबीर करना कैलकुलेट, मेरा मैथ इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं 56 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं बैठे बैठे इधर। सर यहाँ पर 20 से ही क्यों करना है? ये कभी बताएंगे, ये किसी और कोर्स का हिस्सा है। 1120 सर। 1120 यानी कि अराउंड 1100 कैलोरीज जो हैं, इससे कम आप कंज्यूम नहीं करोगे। एक बेसिक सी छोटी सी टिप है, रख लो। गुड। तो इससे कम कैलोरीज आपको कंज्यूम नहीं करनी है, इवन यू आर गोइंग फॉर फैट लॉस। अभी समझ में आया सभी को? यस सर। गुड। तो भाई ये सारी चीजें आपको जो है दिमाग में रखनी होंगी डेफिनेटली, ये देखने से पहले कि आप पीसीओएस या पीसीओडी है या नहीं। देन आई विल से सम लिंक्स, नो नॉट लिंक्स बट कुछ नेम्स, जो आप टेस्ट वगैरह देख सकते हो, अपना चेक कर सकते हो किस चीज आपको करनी है। और कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स जो है वो भी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो आप देख सकते हो, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट मेडिसिन्स डॉक्टर्स का काम है, मेडिसिन्स डॉक्टर्स ही देखेंगे। उसके लिए ना मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा, नहीं मैं चाहूंगा कि आप लोग गूगल से उठाकर कोई भी एक बेवजह की टिप यूज करके खुद को उस मेडिसिन को यूज करने की कोशिश करो। डॉक्टर्स का काम है, डॉक्टर्स ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो उनको ही करने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। गुड। तो भाई ये सारी चीजें हो गई, और आपने चेक कर लिया कि इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। बट स्टिल आपके जो पीरियड्स हैं रेगुलर नहीं है। आपने क्या किया, टेस्ट कराया। एक जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। आपने सीधा सा क्या किया, आपने बेसिक सा टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड। उसमें आपको दिखा कि हाँ भाई पॉलीसिस्टिक आपकी ओवेरी है वहां पर, यानी कि सिस्ट के अंदर काफी सारी फॉलिकल्स, काफी सारे सिस्ट जो है अवेलेबल हैं। और डॉक्टर ने आपको बोला कि भाई बेटा आपको ना है पीसीओएस, ये मेडिसिन लो और आज से स्टार्ट हो जा। तो जरा सा रुकना, सर ठीक है? हाँ जी। प्लीज एक सेकंड के लिए ना वेट कर लो। किसी गीता जी का ना फोन आया मेरे पास, वो ऐड नहीं गीतांजलि, हो पा रही। गीतांजलि में भी गीता बता रहे थे, शायद गीतांजलि हो। उन्होंने तो गीतांजलि, आपने या तो ग्रुप में ऐड नहीं किया होगा। नहीं मैंने तो किसी को भी ऐड नहीं किया, सबने खुद से ही खुद को ऐड किया है भाई। एक सेकंड में सर उनको ऐड कर देता हूँ। कोई बात नहीं, ऐड कर दो, ऐड कर लो। सबके पास लिंक हमने शेयर करे थे, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते थे उन्होंने खुद से ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। तो हो गया कबीर? अब तक अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो माइंड में अभी तक?
सर जैसे डाइट का जो फॉर्मूला बताया था सर, जी। तो जैसे जैसे वेट और फैट परसेंटेज कम होती जाएगी, हम्म। उसी के अकॉर्डिंग जो है वैसे डाइट कम करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई 20 से 20 से करते हुए। वो मिनिमम नंबर है, वो मिनिमम है जहां तक आप पुश करोगे। अगर मेरा वेट 100 केजी है विथ 30% बॉडी फैट, तो मैं मिनिमम कैलोरीज 1400 लूंगा मिनिमम। टारगेट तो मेरा क्या रहेगा कि मैं 2000 कैलोरीज से अपना फैट लॉस कर सकूं, जी सर। ना कि 1400 डायरेक्ट। ठीक है, तो जो है न्यूट्रिशन का पार्ट है कंप्लीट। अब तो उसके ऊपर ही काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं, जी सर। जाने देते हैं। ठीक है कबीर, हो गया? हाँ जी सर, हाँ जी मैंने लिंक तो शेयर कर दिया सर उनको। ओके ठीक है, वो ज्वाइन कर लेंगे। अपन अभी फिलहाल वेट नहीं कर सकते क्योंकि अभी थोड़ा काफी बचा हुआ है आज का टॉपिक। ठीक है, तो भाई पीरियड्स रेगुलर नहीं है, अगर रेगुलर है तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, या फिर लंबे टाइम तक जो है ब्लीडिंग चल रही है वहां पर काफी दिनों तक, और ये बार बार हो रहा है, तो माइंड में एक ही थॉट आता है कि यार पीसीओएस तो नहीं है। पीसीओएस क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इनके सिस्ट के अंदर बहुत सारी ओवेरी के अंदर बहुत सारी जो है सिस्ट है अवेलेबल है, प्रोड्यूस हो रखी है वहां पर, और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन आपने टेस्ट कराया अल्ट्रासाउंड और उसमें आपको सिस्ट देखने को मिली, तो सिर्फ उसके बिहाफ पर ही आप ये नहीं कह सकते कि आपको पीसीओएस है। उसका मैंने आपको रीजन बताया थोड़ी टाइम पहले ही कि ओवेरीज के अंदर सिस्ट होती ही हैं, सभी की होती हैं, और किसी एक महीने अगर ऐसा हुआ कि उनका साइज थोड़ा सा बढ़ गया, नंबर थोड़े से बढ़ गए, तो अगले महीने भी ऐसा हो, वो भी जरूरी नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से ट्रैक करना पड़ता है, तब आप कह सकते हो कि आपको पीसीओएस है। सॉरी। देन पीसीओएस सिर्फ ओवेरी के अंदर सिस्ट होने से नहीं बनता, वो नहीं होती है, प्रॉब्लम में ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम है जो चालू नहीं होती। उसके लिए जरूरी है कि मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, वो उसका लेवल भी हाई हो। अगर उसका लेवल लो है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर सिस्ट अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं कि वो आपका पीसीओएस ही हो। वो अदर रीजंस की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, किसी मेडिसिन की वजह से हो सकता है। देयर कुड बी सो मेनी रीजंस फॉर दैट। पीसीओएस है तो उसके लिए बस 3 पैरामीटर दिमाग में रख लो। पहला, तीनों ही चीजें होनी चाहिए कि पहला, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसके टेस्ट के अंदर आपको पता चला कि हाँ सिस्ट, आपके ओवेरी के अंदर सिस्ट हैं ज्यादा। देन आपने आपके जो एंड्रोजन्स है, मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, डीएचईए, ठीक है, इस तरह जो आपके मेल सेक्स हार्मोन्स है, आपने उनके लिए टेस्ट करवाया, वो भी हाई है। तीसरा, आपको ये देखना होगा कि जो ये मेल सेक्स हार्मोन है वो किसी और रीजन की वजह से तो नहीं। अगर वो किसी और रीजन की वजह से है तो भी आप अपने आप को पीसीओएस की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये पॉइंट समझ में आया अभी जो मैंने बोला? यस सर। एक बार सर दोबारा रिपीट करना। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, समझ लो इस चीज को। आपको 3 पैरामीटर्स चेक करने हैं। पहला, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपके ओवेरी के अंदर सिस्ट मिले। दूसरा, आपने यहाँ पर टेस्ट कराया आपके एंड्रोजन्स को लेकर, एंड्रोजन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स, अब वो ज्यादा मिला, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। आपको तीसरा ये चेक करना है कि भाई, प्लीज पीसी म्यूट कर लो यार, इसके पीछे डिस्टर्बेंस आ रही है। गाइस सभी लोग अपने को म्यूट कर लो प्लीज, थैंक यू। ठीक है, तीसरा आपको चेक करना है कि जो एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है क्या उसके अदर रीजंस तो नहीं है। अदर रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? आप कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल यूज कर रहे हो, बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर ना एंड्रोजन आपके 2 तरह की होती है बेसिकली। यहाँ पर कुछ होती है हाई एंड्रोजन इंडेक्स के साथ, यानी कि उसके जो एंड्रोजन इंडेक्स है, यानी कि जो मेल सेक्स हार्मोन
के ऊपर जो उनका इम्पैक्ट है वो काफी हाई होता है। देन दूसरा लो एंड्रोजन इंडेक्स। और दोनों ही वहां पर इश्यूज क्रिएट कर सकती है, लेकिन दोनों ही अलग अलग तरीके से बहुत। ठीक है, अगर आप किसी तरह की कोई एंजाइटी की कोई साइकेट्रिक टाइप कोई मेडिसिन अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपके जो एंड्रोजन है, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन इज मेल सेक्स हार्मोन, वो ज्यादा हो सकते हैं। आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई है तो भी आपका जो एंड्रोजन है हाई हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म वो तब भी हाई हो सकते हैं। और कुछ से आपकी एड्रेनलिन और पिट्यूटरी ग्लैंड्स की ना कुछ डिजीज होती हैं रेयर, उनकी वजह से भी हो सकते हैं। तो अगर आपका एंड्रोजन लेवल हाई मिलता है तो आपको देखना होगा कि ये 4-5 जो चीजें हैं, क्या उनकी वजह से वो एंड्रोजन हाई है। अगर उनकी वजह से, देखो रीजन क्या है, एक बीमारी का रीजन क्या है उसको फाइंड आउट करो। यहाँ पर अगर मेरा एंड्रोजन लेवल हाई है फिर प्रोलैक्टिन की वजह से, तो मुझे प्रोलैक्टिन को ठीक करने की जरूरत है, ना कि एंड्रोजन को। एंड्रोजन अपने आप ठीक हो जाएगा, प्रोलैक्टिन को फिक्स करो, एंड्रोजन अपने आप सही हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करो, एंड्रोजन अपने आप सही हो जाएंगे, ओवेरीज अपने आप वहां पर ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं कोई बर्थ कंट्रोल पिल यूज कर रही हूँ वहां पर बहुत ज्यादा, तो मुझे उसको कंट्रोल करना है, एंड्रोजन अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। गुड, ये तीनों जो कंडीशन समझ में आई? यस सर। ज्वाइन कर लिया गीतांजलि ने? यस सर। ओके गुड। आपको लिंक नहीं मिला था? आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था क्या गीतांजलि? सर वो पता नहीं था मुझे ग्रुप है करके। ओके ओके। हाँ, ज्वाइन किया सर। पिछले एक हफ्ते से लगभग हम डाल रहे हैं स्टेटस बार बार, तो स्टेटस देख लिया करो नहीं, हमारे। नहीं, वो सर का अलग है, हम लोग इधर से कांटेक्ट जी। बेसिस में हाँ। ओके 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 नहीं, ओके, मुझे ठीक पता है। नहीं था सर, हमारे सर से हमें पता चला है, अमृतसर से। ओके 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 ओके, सो Yes, you're yes. from, okay, I was thinking someone else। गीतांजलि एक हमारे स्टूडेंट थे पुराने, तो मैं उनके बारे में सोच रहा था। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गुड। ठीक है भाई, आपने सारी चीज चेक करी और आपको पता चलता है कि भाई ये दूसरे रीजंस नहीं है आपके एंड्रोजन हाई होने के, और आपको असल में पीसीओएस है। इसके बाद का स्टेप क्या? अब यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती कि भाई हाँ ठीक है पीसीओएस जो है डायग्नोस हो गया, अब हमें कुछ मेडिसिन लेनी है एंड हो गया, लाइफ टाइम मेडिसिन खाते रहेंगे। जी नहीं, अब यहाँ पर फिर समझना होगा कि ये पीसीओएस का एक्चुअल रीजन क्या है। आपके 3-4 तरह के रीजन हो सकते हैं पीसीओएस के। पहला, माइंड में रखना हमेशा, सबसे पहला जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, आपने चेक कराया ओवरीज में सिस्ट है, एंड्रोजन हाई है, किसी ओरिजिन से नहीं है। फोर्थ, आप टेस्ट जाओगे आपके इंसुलिन को लेकर, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपके पीसीओएस के साथ आपका एस्ट्रोजन का लेवल, सॉरी इंसुलिन का लेवल हाई होगा। इवन नॉट विद पीसीओएस ओनली, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है और वो कुछ सालों से है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी उधर डिस्टर्ब हो रखा होगा, आपका इंसुलिन भी हाई होगा। अगर आप फीमेल हो तो आपका पीसीओएस के इश्यूज भी स्टार्ट हो गए होंगे। ये सारी बीमारियां ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अगर आपको इंसुलिन की प्रॉब्लम, आपको डायबिटिक है, आप डायबिटिक हो तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं, उसकी वजह से पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये जो भी क्रोनिक डिजीज हैं वो अकेले नहीं आती, अपने साथ अपने भाई बंधु लेकर आती है। तो हमेशा माइंड में रखो कि अगर आपको कोई एक क्रोनिक डिजीज स्टार्ट हो गई है तो बाकी जो ये चांसेस इन डिजीज के होने के, उनके ऊपर नजर रखो, क्योंकि ये सारी इकट्ठा हो गई तो इनको ट्रीट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि जो सिम्टम्स है ना वो बहुत लेट आते हैं। आपका जो डैमेज है वो स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है, पिछले कई महीनों से, और आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा होगा उसकी वजह से, लेकिन
अब आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए, आपने टेस्ट कराया, एंड देन यू विल फाइंड कि अब तो मेडिसिन से ही इलाज है। इसीलिए कहता हूं मैं हमेशा मेरे सभी स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को, कि साल में एटलीस्ट 2 बार तो अपना रेगुलर चेकअप, जो आपका ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, वो करवाया करो, ताकि अगर कोई मेडिकल इशू स्टार्ट हो चुका है तो उसको उसी टाइम पर ट्रीट करा जा सके। और इलाज बेहद आसान है इनिशियल स्टेज पर हर बीमारी का। डायबिटीज है, थायराइडिज्म है, पीसीओएस है, कोई भी इश्यूज है वहां पर, इवन फॉर कैंसर ऑल्सो सबको पता होगा कि अगर उसको इनिशियल स्टेज पर ही कैच कर लिया जाए तो उसका भी इलाज आसानी से पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे वो डैमेज ज्यादा हो जाता है तो हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है और हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं बचता। अगर आपको एक बीमारी 10 साल से है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जो बोलता है कि मुझे सर 5 साल से या 7 साल से मुझे हाइपोथायराइडिज्म है और रिवर्स करना है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो रिवर्स नहीं होगा, उसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास दूसरा केस आता है, कोई क्लाइंट 1 साल से 1.5 साल से उसको हाइपोथायराइडिज्म है, तो डेफिनेटली उसको रिवर्स किया जा सकता है विद प्रॉपर डाइट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है कि रेगुलर बेसिस पर आपके जो चेकअप्स हैं होते रहने चाहिए, आपके, आपके फैमिली के, आपके फ्रेंड्स के, सबके। कुछ नहीं, 2-2,500 3,000 रुपया खर्चा आता है, इतना हर कोई बड़े आसानी से अफोर्ड कर सकता है मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से जो हॉस्पिटल्स के 1 लाख 2 लाख 10 लाख के बिल्स आते हैं उनसे तो काफी सस्ता ही है साल के अंदर 5,000 पे 7,000 पे ऊपर अपने ऊपर खर्च करना। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से उधर चीजें करनी है। और एक अपने कलीग को बोलते भी हमेशा कि ह्यूमैनिटीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने टेस्ट कराया ना और ठीक मिला तो ये सोचेंगे अरे यार कोई दिक्कत तो थी नहीं, बेवजह खून निकाल लिया और पैसे भी खर्च हो गए। तो भाई वो अच्छी बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली बार टेस्ट ही नहीं कराओगे। अगर मिलती है तो उसको उसी टाइम पर ट्रीट करा जा सकता है। एक हैबिट बना लो इस सब चीजों की। ठीक है, आपने भाई चीजें चेक करी, पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, आपके एंड्रोजन हाई थे, सिस्ट वगैरह मिली, आप गए उसके बाद इंसुलिन टेस्ट के लिए, आपने देखा आपका शुगर लेवल जो है मेंटेन रहता है या नहीं रहता, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो क्रिएट नहीं हो गया है। अगर वो भी है उसके साथ, यानी कि आपको पीसीओएस है, इंसुलिन रेजिस्टेंट, यानी कि आपको अब इंसुलिन के ऊपर उधर काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर इंसुलिन आपका सही मिलता है, आपको चेक करना होगा यहाँ पर क्या आपके जो पीरियड्स थे वो पिल्स, वो जो मेडिसिन अगर आप यूज करते थे पहले, क्या उससे पहले सही थे। देखो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कोई मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, और खासकर यहाँ पर मैं बात करूँ बर्थ कंट्रोल पिल्स की या फिर किसी दूसरी भी हार्मोनल ड्रग्स की, उनसे पहले जो पीरियड्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे उनको स्टार्ट करते हैं या उसके कुछ महीनों बाद जो पीरियड्स ना इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी देखो कि क्या जो आपकी पिल्स थे आप यूज कर रहे हो, उससे पहले आपका जो पीरियड्स थे वो रेगुलर थे या नहीं। अगर उससे पहले रेगुलर थे और अब इसके बाद आपके रेगुलर नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर आपको पोस्ट पिल पीसीओएस है, यानी कि जो पिल्स जो आप यूज कर रहे थे ये पीसीओएस उसकी वजह से बना है। अगर ये भी कंडीशन नहीं है, देन यू विल गो फॉर टू चेक सम साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर ना ढेर सारी एक्टिविटी चलती रहती है, ठीक है, और जिनकी वजह से एक तरीके से इन्फ्लेमेशन, इसका अगर मैं हिंदी में वर्ड बोलूं तो काइंड ऑफ सूजन टाइप, एक तरीके की एक डैमेज, एक तरह का इन्फ्लेमेशन जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, हर जगह के अंदर। सूजन हो लगी नहीं होता कि इधर से जो है स्वेल हो गया तो वो सूजन हो गई। इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही वास्ट जो है टर्म है आपकी, और बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन जो है स्टार्ट हो सकती है। और आपने वो चीज चेक करी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और बताऊंगा आगे, तो आप इसको और से समझ पाओगे। तो वहां पर आपका जो है इन्फ्लामेटरी जो है पीसीओएस उधर हो सकता है। हमने 3 पीसीओएस के बारे में बात कर ली, इंसुलिन, पोस्ट पिल, इन्फ्लामेटरी। देन हमारा एक हाई एंड्रोजन होता है, एक एंड्रोजन होता है तो आपका हाई हो सकता है DHEAS। अगर सिर्फ यही हाई है, देखो आपका टेस्टोस्टेरोन वगैरह सही है, लेकिन आपका DHEAS यही हाई है सिर्फ, इसके लिए भी अलग से टेस्ट होता है, ठीक है, होता ब्लड टेस्ट, ये सिंपल है सभी के लिए। आपको क्या करना है, आपको DHEAS ये टेस्ट कराना है, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना है,
और टेस्टोस्टेरोन में दो कैटेगरी होती है, फ्री एंड टोटल। तो आगे बताऊंगा थोड़ा सा उन चीजों के बारे में। आपका सिर्फ ये हाई है और बाकी सब नॉर्मल रेंजेस में है। तो यानी कि आपको यहाँ पर एड्रेनलिन की जो है पीसीओएस है, एड्रेनल। जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वैसे आपका एड्रेनल ग्लैंड भी होता है, जहां से आपका डीएचईएच जो है प्रोड्यूस होता है वहां पर, यानी कि आपको उसकी वजह से इश्यूज हैं। अब अगर ये भी नहीं है तो कुछ हिडन जो कोज हैं पीसीओएस के हो सकते हैं, जो मैं आगे आपको भी डिस्कस करूंगा। तो ये जो 5-6 रीजंस थे हमारे, समझ में आए? यस सर, आ जाओ। यस सर। बाकी लोगों को जहां पर जो चीज समझ में नहीं था अभी पूछ लो, विल डिस्कस। ओके, गुरप्रीत, अदर्स, प्रेरणा, रमन, वल्लभ, अंकिता, सर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस? बाद में डिस्कस करेंगे। एडवाइस अस to eat contraceptive pills as a part of treatment from this illness, which gives a lot of mood swings to females. So shall we go for homeopathic or stick to allopathic medicines? मैंने भी आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हाँ, जाओगे ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको मेडिसिन दे देंगे कि लो भी बेटा ये दवाई खा लो, ये खाते रहो, कंट्रोल रहेंगी। जब बेबी कंसीडर करना चाहो दोबारा आना मेरे पास, मैं दूसरी मेडिसिन दूंगा। तो वो सोल्यूशन नहीं है। जो एक्चुअल रीजन है यहाँ पर आपके पीसीओएस का या पीसीओडी का, उसको ढूंढने की कोशिश करो, तो ही उसके बाद आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ। पता नहीं अगर फीवर हो गया तो फीवर किस वजह से है, पहले ये पता होना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं है कि फीवर किस वजह से है, तो बीमारी उसका इलाज कैसे करोगे? तुम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये इंसुलिन या फिर एड्रेनल या फिर पोस्ट पिल या फिर आपका इन्फ्लामेटरी या जो भी कुछ चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से आप कौन सी पीसीओएस की कैटेगरी में आ रहे हो। नितिका, समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ, तो पहले उसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप कोई ट्रीटमेंट चालू करो। और आई विल रिकमेंड किसी ऐसे डॉक्टर से मिलो जो ये सभी टेस्ट वगैरह आपको रिकमेंड करे। गुड। सीधा सा ये नहीं कि भाई ठीक है अगर पीसीओएस है तो ये चीज कर लो आप। गुड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा और बात कर लेते हैं इन सभी जो कैटेगरीज थी पीसीओएस की, उनके बारे में। इंसुलिन से स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा पहले से, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन जो है आपको मे बी 7 out of 10 आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला ही पीसीओएस मिलता है फीमेल्स में ज्यादातर। इंसुलिन वाला पीसीओएस तो फीमेल्स में ही मिलता है, ठीक है। वो ये नहीं बोल रहा कि मेल फीमेल ज्यादा मेल्स फीमेल्स में मिलता है, वो सिर्फ फीमेल्स में ही मिलता है। तो फीमेल्स ओनली एक डिजीज है, लड़कों घबराओ मत, तुमसे सहन भी नहीं होगी ये बीमारी। ओके, जो आपका इंसुलिन है ना, उसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके ओवुलेशन के ऊपर। अगर आपका इंसुलिन लेवल हाई है, ठीक है, हाई क्यों है? क्योंकि उसको जो शुगर थी ब्लड के अंदर, वो देखो शुगर का मतलब ये नहीं तो मैं चीनी खाई तो वो शुगर है, ऐसा नहीं होता है। आपका रोटी चावल जो भी पोटैटो वगैरह जितने भी ग्रेन्स वगैरह हैं, लेग्यूम्स वगैरह हैं, आपका दूध में जो अवेलेबल होता है कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग इज शुगर। एंड इवन आपका जो प्रोटीन है वो भी शुगर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, आपका जो फैट है वो भी शुगर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो शुगर काफी एक बड़ी टर्म है, उसको सीधा सा शुगर यानी कि अपन ने जो खाया उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो शुगर जो है आपका, उसको एक तरीके से आपके कंटेनर के अंदर, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डालने का काम होता है। अब अगर आपका वो हाई है तो क्या होगा? आप उसको डाल नहीं पा रहे। देखो सीरीज एक इसको ऐसे समझो कि आपके पास है ना एक गेट है, ठीक है, जिसके थ्रू किसी को जाना है बाहर, और एक बंदे से वो गेट टूट नहीं रहा, ठीक है। मान लो मैं एक आर्मी लेकर आया और मुझे क्या करना है, उस गेट को तोड़ के मेरी आर्मी को अंदर डालना है कि जाओ भाई लड़ो जाके, ठीक है। मैं पुतिन हूँ, रशिया का रिकॉर्ड हो रहा है तो कि उसको मिल जाए।
पता चले। आजा बेटा, इधर आजा, बताता हूँ तुझे। सो मुझे मेरी आर्मी को अंदर भेजना है उस गेट को तोड़ के। पहले क्या था, नॉर्मल केसेस में मैं अकेला वो गेट तोड़ पा रहा था और वो मेरी आर्मी अंदर जा पा रही थी। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होगा कि मैं यानी कि इंसुलिन उस गेट को तोड़ या खोल नहीं पा रहा हूँ अकेले। तो मुझे मेरे जैसे कुछ और लोग चाहिए जो मेरी हेल्प करे उस गेट को तोड़ने में या उसको खोलने में, यानी कि और ज्यादा इंसुलिन चाहिए। उसी पर गेट तो वो एक ही है, ठीक है, लेकिन उसको तोड़ने या खोलने के लिए ज्यादा लोग चाहिए अब। तो उस केस को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जो गेट है वो मुझसे अकेले से नहीं खुल रहा, रेजिस्ट कर रहा है वो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इंसुलिन ज्यादा बनेगा, यानी कि मुझे मेरे जैसे ज्यादा लोग चाहिए होंगे उस टाइम पर उसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है आपका डायरेक्ट जो आपका ओव्यूलेशन है उसको इम्पैक्ट करता है, आपके पिट्यूटरी को एक तरीके से स्टिमुलेट करता है टू मेक मोर एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, जो इंक्रीज करता है और ज्यादा एंड्रोजन्स को। एंड्रोजन क्या, आपके मेल सेक्स हार्मोन्स लाइक आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और अब जो भी था आपका टू मच इंसुलिन कैन इवन लोअर योर सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अब ये क्या आइटम है, ये एक काइंड ऑफ प्रोटीन है आपका जो आपके सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के साथ बाइंड होता है, एक तरीके से उसको कंट्रोल करता है, उसको रोकता है उसके काम करने से, ठीक है। अब अगर ये कम है जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा होगा, और टेस्टोस्टेरोन को काम करने के लिए फ्री ही होना जरूरी है। तो यानी कि पहले तो आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है यानी कि मेल सेक्स हार्मोन ज्यादा है टोटल, ठीक है, ऊपर से वो जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन था आपका एसएचबीजी उससे अटैच भी नहीं हो पा रहा है, तो फ्री भी ज्यादा हो गया। तो फ्री ज्यादा हो गया तो यानी कि वो काम भी ज्यादा कर पा रहा है, काम ज्यादा कर पा रहा है यानी कि ओवुलेशन को रोक पा रहा है। समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट अभी जो बताने की कोशिश करी मैंने आप लोगों को, एसएचबीजी, एलएच और ये एंड्रोजन्स एंड एवरीथिंग। यस सर। बाकी लोगों को यस नितिन, आपने हैंड रेज किया था अभी नितिन। ओके गुड। अंकिता, आरुषि, ओके, दिव्यांश, ललित, यस सर। जहां पर जो समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है, ठीक है भाई। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके का ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डायबिटीज काफी खुद में एक बहुत बड़ी डिजीज है और इलाज इसका भी नहीं है किसी डॉक्टर के पास। मेडिकल टर्म में उसमें इंडस्ट्री के अंदर कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, आपको सिर्फ मेडिसिन दी जाती हैं या फिर इंसुलिन के सोर्स लगाए जाते हैं जो सिर्फ उस कंडीशन को रोक के रखता है, और वो उसका डायरेक्ट कोई इलाज नहीं है। इवन आपको लाइफ टाइम मेडिसिन के ऊपर या फिर अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको इंजेक्शन के ऊपर जो इसके डायरेक्ट सोर्स हैं आपके इंसुलिन के उसके ऊपर रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं भी किसी और दिन कवर करेंगे क्योंकि ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 1.5-2 घंटे का। आप क्या करोगे, बेसिक सा आप चेक करोगे आपका पॉलिसिस्टिक जो ओवेरी है या नहीं, देन यू विल गो फॉर एंड्रोजन टेस्ट एंड देन यू विल गो फॉर इंसुलिन टेस्ट। अगर आपका इंसुलिन लेवल वहां पर हाई मिलता है तो आपको कंट्रोल करना है आपके इंसुलिन को सबसे पहले। अगर आपने अपने इंसुलिन को कंट्रोल कर लिया तो काफी हाई चांसेस है कि अपने एंड्रोजन्स को कंट्रोल कर लोगे। एंड्रोजन्स को कंट्रोल कर लिया तो यानी कि आप अपने सिस्ट को कंट्रोल कर लोगे। तो बीमारी कहाँ से शुरू हुई है यहाँ पर नितिका, इंसुलिन से, है ना। हाँ जी सर। तुम्हें कंट्रोल क्या करना है, इंसुलिन। जबकि हम कंट्रोल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेकर अदर सिस्ट को कंट्रोल करने के सिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक्चुअल प्रॉब्लम थी ही नहीं, ठीक है। तो आपको ना उसका रीजन समझना जरूरी है कि उसका रीजन क्या है। वो समझ में आ गया, बाकी चीजें अपने आप कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। अब इंसुलिन
को लेकर में भी बहुत जल्द, डायबिटीज को लेकर बहुत जल्द ही लेकर आएंगे वेबिनार। मे बी अगले महीने के फर्स्ट वीक के अंदर ही मे बी वो लेकर आए वेबिनार, क्योंकि काफी एक हॉट टॉपिक है और बहुत ही कम जो है आपको लोगों को पता है कि क्या करना है। पहली बात तो बीमारी है ही क्यों, वो किस वजह से है, और इलाज तो उसके बाद की कहानी है। ठीक है। दूसरा पिल्स, अगर पिल्स की वजह से है तो वही आप कोई ये मेडिसिन वगैरह पहले यूज नहीं करते थे, आपकी सही थी बिल्कुल, जो पीरियड्स थे वो बिल्कुल रेगुलर थे, कोई इश्यूज नहीं था उसके अंदर। आपने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने मेडिसिन छोड़ दी, स्टार्ट हो गई इश्यूज। तो क्या ये पीसीओएस जो है इंसुलिन की वजह से है? नहीं। लेकिन क्या इसकी वजह से इंसुलिन में इश्यूज आ सकते हैं? जी हाँ। पिल्स, इंसुलिन, एंड्रोजन्स, सिस्ट। अब बीमारी कहां से शुरू हो रही है, समझ में आ रहा है? तो अगर आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह जो होते हैं उनसे पहले आपके पीरियड्स रेगुलर थे, आपने वो यूज करना स्टार्ट किया, आपने पिल्स छोड़ दी, और अब आपके जो पीरियड्स है इरेगुलर हो गए हैं, तो यहाँ पर जो मेन रीजन है आपका पीसीओएस का या इन सब सिम्टम्स का, वो डायरेक्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, वो आपका पिल्स है। ठीक है। देन आपका जो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, उनका जो काम है ओव्यूलेशन को रोकना, डेफिनेटली वो करेंगे ही। वही तो काम है ना कि ओव्यूलेशन ना हो, जो एग है वो डेवलप ना हो, फर्टिलाइज ना हो सके, वही काम बर्थ कंट्रोल पिल्स का, तो वो चीज को रोकेंगे। ठीक है। ये हो जाना चाहिए ज्यादातर टाइम पर, जब आप छोड़ते हो मेडिसिन को, छोड़ते हो मेडिसिन को, तो दोबारा से ओव्यूलेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये नहीं हो पाता, इवन फॉर इयर्स। आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे थे पहले, आपने छोड़ा क्योंकि आपको अभी बेबी कंसिडर करना है, और नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपको साल 2 साल भर जो है वेट करना पड़ता है उस प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट होने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से किसी के लिए भी एक पॉजिटिव चीज नहीं होगी। दोबारा से वहां पर क्या होगा? पीसीओएस। ठीक है। देन मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि ना, जो आपकी बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं 2 तरह की होती है, एक तो हाई एंड्रोजन इंडेक्स के साथ, एक लो एंड्रोजन इंडेक्स के साथ। हाई एंड्रोजन इंडेक्स यानी कि जो आपके एंड्रोजन, जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, उनको ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, उनको ज्यादा हाई करते हैं। दूसरा लो एंड्रोजन इंडेक्स के साथ, जब तक उनको ले रहे हो आपके एंड्रोजन कंट्रोल में है, जैसे ही आपने छोड़ा आपके एंड्रोजन स्पाइक हो जाते हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या था आपका? वो पिल्स। लेकिन ज्यादातर ये आपके जो है दोबारा से नॉर्मल उसमें रेंज में आ जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत सारे लोगों के लिए जो है रीजन बन सकता है पीसीओएस का। पहले सिचुएशन में सबसे ज्यादा आपको जो केसेस मिलते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के मिलते हैं। दूसरा जो मैक्सिमम ये समझ लो कि 10 में से 7 तो आपको लगभग इंसुलिन वाले मिलते हैं, और 1 या 2 जो आपके बचे, 3 में से 2 जो है आपके पोस्ट पीरियड वाले मिलते हैं। उसके बाद जो 1 बचा या 2 बचे वो आपके बाकी कंडीशंस के होते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कॉमन जो आपकी पीसीओएस है वो पोस्ट पिल्स है। अब इसके लिए आपको क्या चीज चेक करनी होगी भाई? अगर मैं इसको डायग्नोस की बात करूँ, किस तरीके से डायग्नोस करोगे? पहला तरीका तो यही है, देखो क्या पिल्स वगैरह यूज करने से पहले आपके पीरियड्स रेगुलर थे या नहीं थे, और पिल्स छोड़ने के बाद वो इरेगुलर हुए या नहीं। पहला तरीका तो यही आपका हो गया। दूसरा तरीका, आपको कंपेयर करना है आपके 2 हार्मोन्स को, जो जिसके बारे में हम कई बार कर चुके हैं, एलएच एंड एफएसएच, लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उनको कंपेयर करना है भाई आपको, क्या वो हाई है? अगर आपका एलएच लेवल हाई है आपके एफएसएच से काफी ज्यादा, देखो थोड़ा बहुत मार्जिन तो हमेशा चलता रहता है फ्लक्चुएशंस तो, लेकिन अगर आपका एलएच आपके एफएसएच के मुकाबले काफी ज्यादा हाई रेंज पर है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर पोस्ट पिल्स जो पीसीओएस है उसके होने के चांसेस
काफी हाई हैं। ट्रीटमेंट जो है आपका, इसका बेसिक सा है, खुद को टाइम दो। बहुत सारे केसेस में साल 2 साल के अंदर, इवन बहुत सारे केसेस में तो 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर भी दोबारा से ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। आप इधर अगर आपको इंसुलिन लेवल हाई है उसकी वजह से, तो इंसुलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, मेडिसिन को छोड़ दो, खुद को टाइम दो, खुद को एक्सरसाइज, डाइटिंग वगैरह जो है अच्छे से, नोट वो डाइटिंग जो भी बताया मैंने कि खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल भूखे मरे, सैलेड पर जी रहे हैं सारा दिन, या जूसेस वगैरह पी रहे हैं, या फिर जो दुनिया भर की बेवजह की जो डाइट्स बना रखी हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और अल्टीमेट फायदा कुछ नहीं होता। देखो फीमेल्स के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गलत तरीके से डाइटिंग करते हो तो सिर्फ आप दिख कैसे रहे हो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किस तरीके से अपने डाइट को कंज्यूम कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपको उसको कंसिडर करना चाहिए कि आपका डाइटिंग का जो पैटर्न है वो क्या है। गलत तरीके से डाइटिंग करके भूखे रहकर फैट लॉस करने का, वेट लॉस करने का कोई सेंस नहीं बनता। गुड, समझ में आया पोस्ट पिल जो आपका ये पीसीओएस है। देन वी हैव इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस, जो मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पीसीओएस है आपका, वो अब भी इन्फ्लेमेशन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बॉडी के अंदर। इंसुलिन भी खुद में एक रीजन है, हाइपोथायराइडिज्म भी खुद में एक रीजन है, कुछ टॉक्सिन्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इन्फ्लेमेशन किस वजह से है, अब ये चेक करना जरूरी है। पहले तो पीसीओएस किस वजह से है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब इन्फ्लेमेशन किस वजह से है वो चेक करना जरूरी है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट किसी को ये बोलना कि भाई आपको पीसीओएस है और आप ये चीज कर लो, आप ये ट्रीटमेंट ले लो, इससे आपकी पीसीओएस ठीक हो जाएगी, बेहद मुश्किल है। इतना इजी और सिंपल नहीं है, और इसी वजह से आपको सिर्फ एक मेडिसिन दे दी जाती है, भाई ये यूज कर लो। क्योंकि असल अगर इसका इलाज ढूंढने के लिए निकले हम, तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, अच्छी खासी मेहनत लगेगी, है ना, और डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होगा एक जो आपका कन्वेंशनल तरीका है उसके मुकाबले, क्योंकि आपको मल्टीपल टेस्ट जो है वहां पर कराने पड़ेंगे, मल्टीपल डॉक्टर से भी मे भी मिलना पड़ सकता है। गुड, समझ में आया पॉइंट? सब लोग सो तो नहीं गए? नहीं सर, समझ आया। चलो, एक का तो आया, बाकी लोग? आया सर। 2 आया सर। हाँ सर। 4 हो गए एक साथ। आ गए सर। चलो ठीक है, 8-10 लोग तो हैं मतलब जिनको समझ में आ रहा है, या कुंवरप्रीत। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स वगैरह क्या क्या हो सकते हैं भाई? आप काफी ज्यादा टायर्ड रहते हो, खाते पीते ठीक हो, ठीक है, सर चीजें करते हो, लेकिन काफी ज्यादा टायर्ड रहते हो, सारा दिन थकावट, नींद जैसा फील होता है, हेडेक, जॉइंट्स में पेन है, स्किन इश्यूज हैं। तो इस तरह के जो कुछ ना के सिम्टम्स हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन के। तो अगर आपको पीसीओएस है और साथ में ये चीजें भी रहती हैं, तो काफी हाई चांसेस है कि आपको वहां पर इन्फ्लेमेटरी जो पीसीओएस होगी, तो वहां पर आपको इन्फ्लेमेटरी जो टेस्ट है उनके लिए जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बेहद बेहद अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो ये ढूंढना कि इन्फ्लेमेशन किस वजह से है, काफी खुद में ही एक टास्क है। दूसरा, ये फिर आप कंसीडर कर सकते हो कि आपका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है, जो पैटर्न है, मे बी आप उसको अगर ढंग से देखोगे, ढंग से समझने की कोशिश करोगे, तो मे बी आपको उसका रीजन भी पता चल जाए कि वहां पर किस वजह से है वो चीज। और दूसरा, सिर्फ हमेशा वेट लॉस करना ही पीसीओएस का इलाज नहीं है, जैसे हम अभी समझ रहे थे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो कई बार होता भी ये है कि आपको बोल दिया जाता है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा वेट कम कर लो, आपका पीसीओएस ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, डायरेक्ट ये इलाज भी नहीं है। आपको कई बार आपके ट्रेनर्स भी बोलते होंगे कि थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा तो आपका पीसीओएस ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा सारी चीजें। अगर पीसीओएस वेट गेन की वजह से है ही नहीं, तो पीसीओएस ठीक कैसे होगा वेट लॉस से?
मेक सेंस? अब कुछ फीमेल्स जो ओवरवेट नहीं है या फिर मे बी अंडरवेट है और उनको पीसीओएस है, तो क्या करोगे? उनका ओवरवेट कम करा दोगे? कोई सेंस नहीं बनती उस चीज की। तो हमेशा बीमारी का जो एक्चुअल रीजन है, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। अगर वो पकड़ में आ गया, सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। कोई कुछ बोल रहा था मे बी? ठीक है, तो भाई कंसीडर करना कि आपका किस वजह से इन्फ्लेमेशन काफी ज्यादा टाइम, ये हमारा ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर फूड है जो सूट नहीं कर रहा और फिर भी हम उसको खाए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें मैं ईटिंग हैबिट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, इन्फ्लेमेटरी जो आपकी पीसीओएस है उसके अंदर। तो ये देखना। और दूसरा, फूड को ये चेक करना भी काफी मुश्किल है कि मुझे इससे इश्यूज है या नहीं। उसका कारण क्या है कि ना हम एक साथ काफी सारे फूड आइटम्स खाते हैं। मे बी मैं रोटी खा रहा हूँ, उसके साथ मैं मे बी कोई सब्जी खा रहा हूँ, फिर उसके साथ मैं दूध पी रहा हूँ, या फिर विद इन आवर या विद इन 2 आवर में कोई और आइटम खा रहा हूँ फूड वहां पर। तो ये पता लगाना कि मुझे एक्चुअल में से इनमें से किस फूड से इश्यूज थे, काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको कभी चेक करना भी है कि आपको किस फूड से इश्यूज हैं, तो कोशिश करो अलग रखने की फूड आइटम्स को। 3-4 घंटे टाइम दो, एक टाइम पर एक ही फूड आइटम खाओ, ठीक है, उसको टाइम दो 3-4 घंटे का, और देखो क्या उसकी वजह से कुछ डाइजेशन इश्यूज या कुछ और तरह के इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं। एक हमारा टॉपिक होता है ये इंटॉलरेंस एंड एलर्जीज का। तो इंटॉलरेंस, एलर्जी का तो चलो पता चल ही जाता है, एलर्जी का तो कि जिसको एलर्जी होगी किसी फूड के साथ तो उससे डायरेक्ट अफेक्ट करती है चीजें। लेकिन इंटॉलरेंस कई बार क्या होता है कि नहीं दिखती, क्योंकि हम उसके साथ कई सारे फूड और भी खा रहे होते हैं, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक बचा था? अच्छा, हमारा इंसुलिन हो गया, हमारा पोस्ट पिल हो गया, एड्रेनलिन हमारा एड्रेनलिन नहीं बना हमारा अभी तक कबीर? नहीं हुआ सर। हाँ ठीक है भाई, आपने सारी चीज चेक करी, ठीक है, लेकिन आप इस कैटेगरी के अंदर भी फिट नहीं हो पा रहे हो। तो अब क्या? अब चांसेस है कि आपको एड्रेनल जो पीसीओएस है उसके, यहां पर आपको चेक करना है कि आपका DHEAS, अब काफी बड़ा नाम है इसका, ठीक है, तो गूगल सर्च कर लेना। मुझे इतने बड़े बड़े नाम याद नहीं रहते भाई, काफी बड़ा नाम है। तो DHEAS जो है, आप चेक करो क्या ये हाई है। ये आपकी एड्रेनल जो ग्लैंड है वो बनाती है, उधर से प्रोड्यूस होता है। जिस तरीके से आपका LH और FSH, प्रोलैक्टिन वगैरह आपका प्रोड्यूस होता है आपकी आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, इस तरीके से आपका DHEAS जो है वो एड्रेनल ग्लैंड से होता है। अगर ये हाई है तो यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हो? एड्रेनल वाली ग्लैंड की जो पीसीओएस है उसकी कैटेगरी में। तो यहाँ पर क्या आपको इंसुलिन को ठीक करने की जरूरत है, या फिर आपको पिल्स वगैरह, चलो तो पहले से ही रूल आउट हो गई थी सारी चीजें, या इन्फ्लेमेशन चेक करने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पर आपको अपनी DHEAS को कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसको लेकर भाई थोड़ी बेसिक से लाइफस्टाइल चेंजेस जो जरूरी हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अब मेडिसिन वगैरह जो है वो मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ये मेडिसिन खानी है वो मेडिसिन खानी है, वो डॉक्टर्स का काम है। आपको क्या फोकस करना होगा, आपका जो एक तो ना हमारे ना एक्सिस होते हैं अपने ग्लैंड्स के, जिनसे हॉर्मोन्स जो है निकलते हैं और सबको सारी चीजों को ना रेगुलेट करते हैं। अब एक आपका होता है HPA, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है। अब ये काफी हद तक हमारे जो मूड को और हमारे जो ये LH FSH वगैरह, ठीक है, हमारा प्रोलैक्टिन वगैरह और ये सब इन चीजों को ना कंट्रोल करता है ये एक्सिस। थोड़ा सा ये जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर से, क्योंकि इसको मैं बहुत डीप में समझाना इसलिए नहीं जाऊंगा, लेकिन समझो इस चीज को कि ये जो जो HPA एक्सिस था आपका, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रेनल जो एक्सिस था, ये क्या करता है आपके ना काफी हद तक आपके
ओवरऑल मूड को, आपके ओवरऑल जो ये हॉर्मोन्स है उनको कंट्रोल करता है। अगर इसमें डिस्टरबेंस है, हाइपोथैलेमस में भी हो सकती है, पिट्यूटरी में भी हो सकती है, और एड्रिनल के अंदर भी। इसकी वजह से अगर THES हाई है इन तीनों ग्लैंड में से किसी एक की वजह से, तो आपको वहां पर उस चीज को फिक्स करने की रिक्वायरमेंट है, उसको फिक्स करोगे, बाकी चीजें धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा खुद को काम रखने की कोशिश करो, योगा, मेडिटेशंस वगैरह, ठीक है, अपना एक्सरसाइज डेफिनेटली खुद में एक स्ट्रेस बस्टर है, और बाकी जो चीजें अपन यूज करते हैं, और खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है। बस अल्टीमेट ये है कि आप स्ट्रेस में ज्यादा ना रहो। अब कहने को तो मैं कह दूंगा कि हमें स्ट्रेस छोड़ दो, लेकिन क्या उसके करने की वजह से स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा? कहने से नहीं होता, किसी का नहीं होता, लेकिन हम खुद से जो चीजें ट्राई कर सकते हैं। गुड, समझ में आया? यस सर। फीमेल्स, गर्ल्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ भाई, गौरव ने भी लिख कर भेजा, इतना बड़ा नाम मुझे नहीं याद रहता। ठीक है, पढ़ लो इधर चैट में। ठीक है, कबीर, अंकिता, Yes, sir. आरुषि, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। मैसेज में लिख सकते हो आप लोग चैट बॉक्स में। अगर हो सकता है कि भाई इनमें से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, इन सभी कैटेगरीज में भी नहीं आ रहे हो, तो वहां पर हो सकता है किसी और रीजन की वजह से आपको वहां पर पीसीओएस के इश्यूज हो सकता है। लाइक थायराइड, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी वजह से ओवुलेशन का खराब होना, या फिर आपके इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। आपको सिस्टिक पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, और आप सोया का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका जरूर हो सकता है वहां पर फीमेल्स के अंदर। ठीक है, मेल्स के अंदर नॉर्मल केसेस में अगर आप सोया खाते हो तो उससे एस्ट्रोजन इस तरीके से नहीं बढ़ता, क्योंकि फाइटोएस्ट्रोजन है और नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाता। लेकिन अगर सिस्टिक ओवरी है आपकी, और वहां पर आपका सोया कंजम्पशन रेगुलर बेसिस पर काफी हाई है, तो भी जरूर हो सकता है। तो आपके न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, लाइक जिंक, आयोडीन, विटामिन, स्पेसिफिकली विटामिन डी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको वहां पर कंसीडर करना जरूरी है। आप बहुत कम खाना खा रहे हो, ठीक है, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे, आपका प्रोलैक्टिन वगैरह जो लेवल है हाई है, तो इन सब चीजों की वजह से जो है आपको वहां पर इश्यूज हो सकते हैं आपके पीसीओएस को लेकर। तो इसमें समझ में आया सभी को पीसीओएस बेसिक्स है क्या, उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, और आप को क्या करना है उसके एक्चुअल रीजन को समझने के लिए, और किस चीज को ट्रीट करने के लिए जाना है। गुड, क्लियर? ओके, दिव्यांश, गौरव, यस सर। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को अपन आज इधर ही कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं, लगभग 1.5 घंटा हो चुके हैं हमें इस टॉपिक को लेकर बात करते हुए। कबीर, एक बार आप अटेंडेंस ले लो, और ताकि इनको सर्टिफिकेट हम जो इशू कर सके सभी को जो अभी तक अवेलेबल है यहाँ पर, जो नहीं है उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और देन वी विल हैव अ Q&A सेशन। गुड, ठीक है सर। ओके, गुड। कबीर, ओवर टू यू। लिखो।